नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्रीय कुछ मुद्दों को लेकर, जिनमें हम प्रश्नों के माध्यम से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, यानी 16वां प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न हमने कल वाले वीडियो में हल कर लिए थे। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। किस संवेदना को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? संवेदना को। तो कौन सी संवेदना व्यक्ति में विकसित होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है? क्या सूंघना, श्रव्यता, स्वाद या दृष्टि? तो देखिएगा साथियों, सूंघना जो होता है ये बहुत विकसित अवस्था में होता है बालक में। एक नवजात होता है, वो सूंघने की शक्ति पहले से ही विकसित कर लेता है। जो सुनने की शक्ति होती है वो भी उसमें अच्छी तरह से विकसित रहती है। स्वाद स्वाद की शक्ति भी बालक में बहुत अच्छे से विकसित रहती है जब वो नवजात होता है उस समय ही। परंतु जो उसकी दृष्टि, मतलब आँखों का जो समन्वय होता है, वो स्थापित करने में उसको समय लगता है। किसको? बालक को। तो आँखों का समन्वय उसको स्थापित करने में लगभग 30 घंटे लगते हैं। यानी कि जन्म से 1-2 दिन बाद वो सही से आँखों का अपना समन्वय स्थापित कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय बात पूछा गया है कि किस संवेदना को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है, तो यहाँ पर दृष्टि संवेदना हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दृष्टि, जो बच्चा बालक का आँखों का समन्वय कब तक करेगा? 30 घंटे लगेंगे उसको। 30 घंटे तक आँखों का समन्वय नहीं कर पाता है। और सूंघने की शक्ति उसको बेहद पहले से ही रहती है, स्वाद की शक्ति, और इसके अलावा उसके स्पर्श, मतलब ज्ञानेंद्रियों का जो उसकी त्वचा होती है, वो जन्म के बाद तुरंत बाद मतलब उसकी त्वचीय ज्ञान उसको हो जाता है। परंतु दृष्टि का संवेदना उसको 30 घंटे लगते हैं। तो ये सही आंसर होगा कि दृष्टि की संवेदना विकसित होने में अधिकतम समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है? तो यहाँ पर कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में भी हल किए हैं। तो आज फिर हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें कोहलबर्ग के हम अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अगर पूछे तो जीन पियाजे ने दिया है। एक उन्होंने बताया परायत नैतिकता की अवस्था, और उन्होंने बताया स्वकेंद्रित नैतिकता की अवस्था। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत भी नैतिकता से संबंधित है, और उनका खास सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। परंतु बालक का नैतिक विकास जो सही दृष्टि में दिया है वो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था, पहली जो अवस्था बताई है, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो उन्होंने पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जा सकता है। तो ये अवस्था इन्होंने दो उप अवस्थाओं में बांटा है। इसको भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। किसको? प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। मतलब बच्चा 10 वर्ष तक इस अवस्था में रहता है। और आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पहली जो अवस्था है वो कौन सी? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। मतलब बच्चा आज्ञा इसलिए मानता है ताकि उसे दंड ना मिले। ठीक है, तो ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब 10 वर्ष तक का बालक होता है, उसमें नैतिकता का तो अभाव पाया जाता है। परंतु हमारे वो बड़ों की आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड ना भुगतना पड़े, उसे सजा ना मिले कोई। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जो दूसरी प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत दूसरी अवस्था है, वो मतलब साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुक्ता कहा जाता है उसको, यानी अहंकार की अवस्था। बच्चा में 10 वर्ष तक क्या रहता है? ईगो रहता है उसमें, स्वयं का अहंकार, मतलब अहम का भाव केंद्रित रहता है उसमें। तो देखिए, हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत पहली जो अवस्था पढ़ी है वो पढ़ी है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। मतलब आज्ञा इसलिए मानता है बच्चा कि उसे दंड न मिले। और दूसरी जो अवस्था पढ़ी है वो होती है अहंकार की अवस्था। मतलब 10 वर्ष तक के बालक में थोड़ा बहुत अहंकार पाया जाता है, यानी अहंकार की अवस्था। तो ये हो गई हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। जो दूसरी अवस्था बताई उन्होंने, किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। वो बताई है पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। तो इसकी भी 2 अवस्थाएं, उप अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज पहली है इनकी पूर्व पारंपरिक अवस्था, और दूसरी है पारंपरिक अवस्था। तो कन्वेंशनल स्टेज पढ़ रहे हैं हम। इसमें 10 वर्ष से लगाकर 13 वर्ष तक के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। और जन्म से 10 वर्ष तक के बालक किस में सम्मिलित होते हैं? तो वो पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और दूसरी जो अवस्था है वो पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। तो कन्वेंशनल स्टेज में जो पहला चरण पाया जाता है उसको हम प्रशंसा
या उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है उसको। उत्तम लड़का अच्छी लड़की यानी प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। हम कोई भी काम कहते हैं बालक को, तो जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बीच के बालक होते हैं वो जल्दी से दौड़ भाग के, अगर 2 बालक खड़े होंगे तो जो पहला होगा वो यूँ चाहेगा कि मेरी प्रशंसा होगी, मैं पहले काम कर दूंगा। तो वो अच्छा लड़का उत्तम लड़का अच्छी लड़की की जो अवस्था होती है, यानी जो अपनी कौन सी अवस्था हो गई है, प्रशंसा की अवस्था। तो पहली अवस्था इनकी प्रशंसा की अवस्था होती है, यानी उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, जो दूसरी अवस्था होती है, यानी हम बात कर रहे हैं पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत। पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत अच्छा लड़का उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था पहली अवस्था होती है। पहली अवस्था उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था होती है, यानी वो अवस्था होती है प्रशंसा की अवस्था। दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब बच्चा जो होता है वो समाज में स्थान पाना चाहता है, स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहता है वो। तो ये अवस्था हो गई हम क्या, पारंपरिक अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज। तो पहली इसमें प्रशंसा की अवस्था यानी उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, और दूसरी अवस्था जो होती है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो देखिएगा साथियों, ये पारंपरिक अवस्था दूसरी अवस्था है। इसको हम पहली अवस्था के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें हम कहते हैं उत्तम लड़का अच्छी लड़की यानी प्रशंसा की अवस्था, और दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अगर पारंपरिक अवस्था का एज ग्रुप पूछे तो 10 से लगाकर 13 वर्ष तक बालक पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत रहता है। अब 13 वर्ष से लगाकर बालक जो 18 वर्ष तक का बालक होता है वो तीसरी अवस्था आती है, जिसको हम पश्चिम परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जिसको जाना जाता है। वो 13 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष या इससे ऊपर तक का बालक होता है, वो पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें भी 2 उप अवस्थाएं बांटी गई हैं। इसमें भी लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बांटी है। कौन कौन सी? कि एक तो सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब जो किशोर होता है, जो किशोर बालक होता है, उसको समाज से समझौता करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, और जो समाज के नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है उसको, तो उसे समझौता करना पड़ता है समाज से। तो एक तो अवस्था हो गई सामाजिक समझौते की अवस्था। उप अवस्था की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत पहला जो है उत्तर पश्चिम पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है स्वविवेक की अवस्था। स्वविवेक की अवस्था के अंतर्गत क्या करता है बालक कि मतलब स्वयं के विवेक से कार्य करना चाहता है वो। तो ये हमने बात की पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो ये किसकी अवस्थाएं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं बचपन से संबंधित, बालक का नैतिक विकास से संबंधित। तो ये प्रश्न हल करते हैं अब हम कि लॉरेंस कोहलबर्ग निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है। तर्क का अंतिम चरण यानी उत्तर लोक संगत, यानी तीसरी अवस्था की बात हो रही। तो किस एज ग्रुप का बालक? 13 से 18 वर्ष की बात हो रही है प्रश्न में। तो सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, या फिर समझौते की अवस्था, समझौते की नैतिकता, और दंड की आज्ञा अनुकूल की अवस्था, यानी दंड, और ये तो होगा नहीं, समझौते की नैतिकता भी नहीं होगी, और सामाजिक अनुभूति सहानुभूति भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है कि उसमें सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। अगर हम पश्चिम लोक संगत उत्तरावस्था यानी पश्चिम पारंपरिक उत्तरावस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तर पारंपरिक अवस्था भी आती है, तो सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों का नैतिकता उसमें आ जाती है। तो हमारा यह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरण की सिफारिश की जाती है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड पद्धति क्यों अपनाई गई है? मतलब उसके हाईएस्ट परसेंटेज न बताकर उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड दे दिया जाता है बच्चों को। तो आजकल ग्रेड पद्धति उपयोग में है। तो इसका क्या कारण है? किन बच्चों के लिए है? साधारण बच्चों के लिए, वंचित बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, या फिर पिछड़े बच्चों के लिए? तो आई एम श्योर 100% कि 90% लोग जो होते हैं वो 90% लोग वो कहेंगे कि ये पिछड़े बच्चों के लिए है। परंतु साथियों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें क्या रहता है? अंक लाने की होड़ रहती है। किसी के 99.9 नंबर भी आ जाए ना, तो भी व्यक्ति बोलता है, जो बच्चा बोलता है या फिर उसके पेरेंट बोलते हैं कि एक पॉइंट नंबर भी कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से बच्चों में नंबर लाने की होड़ लगी रहती है।
जिसके कारण उनको ग्रेड पद्धति दी जाती है। मतलब ए ग्रेड में 80% से ऊपर जिसके भी होंगे वो सब ए ग्रेड में आएंगे, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड। तो इस प्रकार से उनमें नंबर की होड़ ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, इसलिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ग्रेड पद्धति अपनाई गई है, जबकि साधारण बच्चों के लिए तो नहीं है, पिछड़े बच्चों के लिए भी नहीं हो सकती है, और वंचित बच्चों के लिए तो है ही नहीं। वंचित बच्चों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वंचित बच्चों के लिए सामूहिक शिक्षण यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की पद्धति अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनको ग्रेड त्वरण की सिफारिश उनके लिए की जाती है। अगला है, फ्रायड के अनुसार हिस्टीरिया शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा साथियों, हिस्टीरिया के बारे में जानते हैं आज की हिस्टीरिया क्या होता है। जानवरों का एक फोबिया होगा, लोगों का एक फोबिया होगा, मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया होगा, या फिर भावनात्मक रूप आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया होगा। तो सबसे पहले तो हम हिस्टीरिया के बारे में जानते हैं कि हिस्टीरिया होता क्या है। तो साथियों, मनोविज्ञान में हिस्टीरिया नामक एक मनोविकार पाया जाता है। मतलब अगर व्यक्ति ज़्यादा ही भावनात्मक रूप से या फिर हम कहेंगे मानसिक रूप से किसी बात को ज़्यादा सोच लेता है तो वो हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है, और वो मिर्गी के आने जैसी संभावना हो जाती है उसमें, और वो उसकी मतलब हरकतें जो होती है वो पागलों जैसी हो जाती है। तो ये एक मनोविकार है। मनोविकार मतलब मनोवैज्ञानिक रोग है हिस्टीरिया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, कौन से माइंड में? अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ मैं। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि ये अनकॉन्शियस माइंड में ये रोग होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक मिनट, अनकॉन्शियस माइंड में मतलब फ्रायड के अनुसार कहा गया है कि अनकॉन्शियस माइंड में ही हिस्टीरिया, मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसमें हमारी जो दमित इच्छाएं होती है वगैरह, उनके द्वारा जो हिस्टीरिया होता है ये रोग होता है। मतलब हमारी इच्छाएं हम प्रकट नहीं कर पाते, और हमारी भावनाएं, हमारी भावनात्मक आघात हो जाता है जब शरीर में, तब हिस्टीरिया रोग होता है। और इसमें व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग हरकतें करने लग जाता है। तो हिस्टीरिया ऐसा शब्द होता है या फिर ऐसा रोग होता है, मनोविकार कहा जाता है जिसको। तो ये क्यों होता है? यदि किसी भावनात्मक आघात व्यक्ति को लगा है, अंदरूनी आघात लगा है, यदि वो भावनात्मक रूप से पीड़ित है व्यक्ति, तो उसकी प्रतिक्रिया शरीर के रूप में उसके नजर आएगी। तो ये भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया यूज किया जाता है। व्यवहारवाद के इनके द्वारा स्थापित किया गया था। संस्थापित किसके लिए किसने किया था व्यवहारवाद को? व्यवहारवाद इनके द्वारा संस्थापित किया गया था। टोलमैन के द्वारा, जेबी वॉटसन के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन 1913 में व्यवहारवाद की थ्योरी लेकर आए। कब लेकर आए? 1913 में। 1913 में जेबी वॉटसन द्वारा व्यवहारवाद का प्रयोग किया गया सर्वव्यापक रूप से। तो सबसे पहले व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, वो माना जाता है जेबी वॉटसन को, क्योंकि 1913 में जेबी वॉटसन अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे ये। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार जो निर्धारित होता है, जो अधिगम करता है व्यक्ति, वो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। इस कारण इनके द्वारा व्यवहारवाद की थ्योरी लाई गई, यानी बिहेवियरिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो व्यवहारवाद की थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई? जेबी वॉटसन के द्वारा। जबकि थॉर्नडाइक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया कि मतलब व्यवहारवाद होता क्या है, और अब सीखने के नियम व्यवहारवाद में किस प्रकार से स्पष्ट किए, ये किसने किया? थॉर्नडाइक के। तो ई.एल. थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने अपना सर्वप्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया, परंतु व्यवहारवाद लेकर कौन आए? तो व्यवहारवाद लेकर आए जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन जो थे ये व्यवहारवाद लेकर आए, और सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, सीखने के नियम किसने बताए? तो थॉर्नडाइक ने बताए। टोलमैन ने चिन्ह आधारित अधिगम दिया है, और आपको पता हो तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जबकि जेबी वॉटसन जो थे ये व्यवहारवाद को लेकर आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या निर्देश के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है? निर्देश के क्या बात करें हम? निर्देश के प्रश्न में बात क्या हो रही है? निर्देश की विचार पद्धति, निर्देश की विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। शिक्षार्थियों को सविमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये निर्देश की व्यवस्था मतलब होती है, ये निर्देश की विशेषता में शामिल होता है कि शिक्षार्थियों को सविचार विमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा सहयोग शामिल है, तो इसमें कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी सही है। यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है या फिर एक सामूहिक केंद्रित प्रक्रिया है। तो ये निर्देश अगर देंगे तो वो सामूहिक रूप से ही देंगे, परंतु निर्देश देने में उसमें क्या किया जाता है? मौखिक और लिखित पद्धति नहीं होती है। क्या प्रश्न है हमारा? कि निर्देश की विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। तो यह निर्देश जो होता है, निर्देश मौखिक और लिखित पद्धति में नहीं होता है। ठीक।
ठीक है साथियों। अगला है किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी के नाक का आकार मतलब हम बात कर रहे हैं शारीरिक बनावट की, तो शारीरिक बनावट किसी की नाक अगर लंबी है या फिर छोटी है, कम चौड़ी है, तो वो किसका कौन निर्धारित करता है? भूगोल, पर्यावरण, आनुवंशिकता या संस्कृति। तो देखिएगा साथियों, किसी का कलर यानी कि काला गोरा या फिर उसकी आंखों का कलर, आंखें किस प्रकार से, किसी की मतलब ऐसी होती है ना, हिरन जैसी आंखें होती है किसी की कैसी कुछ आंखें होती है, तो वो आंखों का कलर और नाक का आकार, ये सब कुछ चीज़ें मतलब शारीरिक बनावट जो होती है वो आनुवंशिकता के द्वारा प्रभावित होती है। यानी आनुवंशिकता मतलब पुराने जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही है, जो मतलब उनकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, कोई व्यक्ति लंबा होगा, छोटा होगा, कोई व्यक्ति नाक का आकार कैसा होगा, आंखों का आकार कैसा होगा, कभी कभी तो शक्लें भी मिलती है पिता पुत्र की, तो वो सभी आनुवंशिकता के कारण निर्धारित होते हैं। जबकि पर्यावरण के कारण, जबकि 90% चीज़ें जो होती है वो पर्यावरण के कारण होती है, जबकि 10% चीज़ें वो आनुवंशिकता के कारण निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें एक व्यक्तित्व के विकास में मायने रखती है। अगला है अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, इसके लिए, प्रदर्शन के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर अंक के लिए? तो अंक, ग्रेड, नौकरी प्राप्त करना ये तो हो ही नहीं सकता, और प्रदर्शन परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं। अधिगम पर ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहिए कि बच्चा सीख क्या रहा है, अधिगम क्या कर रहा है, इसके लिए अधिगम पर ध्यान दिया जाना जरूरी होता है कि बच्चा आखिरकार सीख क्या रहा है, वो उस चीज़ को मायने रखता है, न कि नौकरी, न कि प्रदर्शन और न कि अंक या ग्रेड। तो बच्चा क्या सीख रहा है, क्या अधिगम क्या कर रहा है बच्चा, ये ध्यान रखने के लिए अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार रिक्त स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क विकसित का कौशल का विकास होता है। तो देखिएगा साथियों, जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो बताई उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर हमारा आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार रिक्त स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क, मतलब अमूर्त तरीके से मतलब क्या सोचता है बच्चा कि उसके सामने वो वस्तु है ही नहीं और उसके बारे में बच्चा कल्पना कर रहा है, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो वो होता है अमूर्त चिंतन या अमूर्त तर्क। तो ये किस अवस्था में होगा? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। यानी बच्चा अमूर्त यानी आखिरी स्टेज जो होती है, जो 12 वर्ष के बाद का बच्चा होता है, वो अमूर्त वास्तविकता की स्थिति में जीता है, मतलब अमूर्त तरीके से जो वस्तु उसके सामने ही नहीं है उसके बारे में भी सोच सकता है। तो ये जीन पियाजे की आखिरी अवस्था है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो बच्चा अमूर्त चिंतन कब करेगा? जब वो 12 वर्ष के बाद की अवस्था में प्रवेश करेगा, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे ने इसका नाम दिया है। अगला प्रश्न है, वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं। सामूहिक गतिविधि और सहयोग, सामूहिक गतिविधि हमें शब्द पकड़ना है कि सहयोग और सामूहिक गतिविधि किस विधि के अंतर्गत सीखते हैं, क्या समस्या समाधान, क्या प्रयोजना, प्रदर्शन या विचार विमर्श। तो देखिएगा साथियों, समस्या समाधान में बालक क्या करता है कि समस्या, अपने प्रति समस्या क्या होती है तो वो जिंदगी के निजी अनुभव द्वारा समस्या समाधान विधि में अपने सहयोग को बढ़ावा देता है। जबकि प्रयोजना विधि में क्या करता है, बच्चा एक स्वतंत्र चर होता है। प्रयोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक ने कहा है कि बच्चे सामूहिक गतिविधि के माध्यम से कब सीखते हैं? प्रयोजना विधि के अंतर्गत। और प्रयोजना विधि में बच्चे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो प्रयोजना विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत बच्चे सामूहिक रूप से गतिविधि करके और सहयोग से स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, क्योंकि किलपैट्रिक ही प्रयोजना विधि के जन्मदाता रहे हैं। प्रदर्शन विधि में क्या किया जाता है? प्रदर्शन विधि में जैसे कि कोई भी टेप राइटर या फिर टीवी या फिर किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को प्रदर्शन करके सिखाया जाता है, या फिर ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शन करके कोई भी हमें बात समझानी है तो वो हम प्रदर्शन करेंगे उस चीज़ का, तो वो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगी। और विचार विमर्श विधि मतलब बच्चों से चर्चा करना, डिस्कशन करना, वो विचार विमर्श विधि के अंतर्गत आता है। जबकि सामूहिक गतिविधि और सहयोग कब सीखते हैं बच्चे? प्रोजेक्टिव मेथड में यानी प्रयोजना विधि में। और प्रयोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक को प्रयोजना विधि का जनक माना जाता है। और
किलपेट्रिक जो थे उन्होंने कहा है कि बच्चे सामूहिक रूप से और गतिविधि के द्वारा यानी एक्टिविटी के द्वारा जो सीखते हैं और स्वतंत्र रूप से, सबसे पहले उन्होंने शब्द यूज़ किया स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र चर होता है बच्चा, स्वतंत्र चर माना है। और स्वतंत्र कब होकर सकते हैं? प्रयोजना विधि में। तो ये 25वां प्रश्न था। यानी हमारा हम बात करें तो 15 प्रश्न के अंतर्गत 11वां प्रश्न था। अब 26वां प्रश्न देखें तो समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय रिक्त स्थान के नकारात्मक रूपों के प्रभाव से मुक्त हो। किसके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए विद्यालय को? असंतुलन से, अवकलन से, विविधता से या फिर पक्षपात से। तो हमारे सामने प्रश्न क्या है, एक बार और पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय, समावेशी शिक्षण यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय को क्या करना चाहिए? असंतुलन से दूर रहना चाहिए, अवकलन से दूर रहना चाहिए, विविधता से दूर रहना चाहिए या फिर पक्षपात। तो देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें, समावेशी शिक्षा की बात करें हम तो जिसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होते हैं, उसके अलावा सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं, चाहे वो उच्च बुद्धि लब्धि वाला हो, निम्न बुद्धि लब्धि वाला हो, विकलांग बालक हो या फिर प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बच्चे उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, SC, ST, OBC, जनरल, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ में पढ़ते हों और सभी समान आर्थिक स्थिति से नहीं, विभिन्न आर्थिक स्थितियों से बिलोंग करने वाले बच्चे साथ में पढ़ते हो, तो उससे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो उसमें पक्षपात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो कि कहीं टीचर उच्च धनी लोग के जो बच्चे आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करे और जो निर्धन लोग के बच्चे आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे, तो ये हो जाएगा पक्षपात। परंतु समावेशी शिक्षा को किससे दूर रखना चाहिए? पक्षपात से दूर रखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पक्षपात, मतलब समावेशी शिक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह है। तो देखिएगा साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में लार शब्द का प्रयोग किया है? तो क्या वो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में हुआ है, प्रतीक अधिगम में हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग में हुआ है या गुप्त अधिगम में हुआ है? तो देखिएगा साथियों, क्लासिकल कंडीशन में जो इवान पेट्रोविच पावलोव थे, 1904 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और 1904 में ही इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का। यानी उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत में लार शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि में ऑपरेशन करके जब कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया तो उसके सामने लार आई, और फिर दिनों दिन उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और फिर भोजन प्रस्तुत किया तो कुत्ते के मुंह में लार आई। फिर क्या किया कि जब भोजन के साथ घंटी भी बजाते थे और भोजन भी देते थे, परंतु बाद में केवल घंटी बजाई तो ऐसे में कुत्ते की लार आ गई। तो ये मतलब उन्होंने कहा कि ये शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत जो होता है, ये कौन सी गतिविधि है, ये उन्होंने इस सिद्धांत में बताया है कि क्लासिकल अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत कुत्ते के मुंह में लार आती है। तो ये साथियों, भोजन का व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार आता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार हम बात कर रहे थे कि किसने, तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑपरेटिंग कंडीशनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन सिद्धांत, तो ये स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया। प्रतीक अधिगम की बात करें तो प्रतीक अधिगम टोलमैन की, यानी साइन लर्निंग किसके द्वारा? टोलमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थ्योरी। अगला है, नेत्रहीन लोगों को उंगली के सिरे, फिंगर टिप और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। तो कौन सी होगी? जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, और ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल के द्वारा विकसित की गई। लुइस ब्रेल को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से नेत्रहीन लोगों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ब्रेल लिपि। 29वां और 30वां प्रश्न यानी PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैंसिल किए हुए हैं, इस कारण हम उनको नहीं पढ़ेंगे। तो आज इतने ही। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।